स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं। इसके पहली क्लास में हमने कोशिका पढ़ा था। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है इसे। अगर वो क्लास नहीं देखी आपने तो पहले वो क्लास देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, कोशिका विभाजन। कोशिका एक कोशिका अपने आप को क्या करती है, विभाजित करती है और विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है। पहले एक कोशिका रहेगी, एक कोशिका से ही काफी सारी कोशिका बन सकती हैं। तो जो वो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनना, वही हमारा क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहलाता है। अब सेल डिवीजन देखिए, ये हमारी जो है मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है कोशिका। ये इसमें विभाजन जो है, डिवीजन, ये क्यों जरूरी है? देखो, कोशिका विभाजन जरूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी वृद्धि होती है और विकास होता है, अगर सेल डिवीजन ना हो तो वो नहीं होगा। सेल डिवीजन होना ही वृद्धि है या विकास है, ऐसे भी कह सकते हैं। और एक तो ये हो गया विकास के लिए, वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन होना जरूरी है, और दूसरा रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए भी हमारा कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। तो ये दोनों इसके महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं, क्यों हमारा सेल डिवीजन जरूरी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल होती है। सेल जब ग्रुप हो जाता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या हो जाता है, हमारा टिश्यू बन जाता है, उत्तक। सेल सेल एक जगह इकट्ठा हुई काफी सारी, तो वो बन जाता है हमारा उत्तक। और जब उत्तक मेल मिल जाते हैं, आपस में मिलकर वो बनाते हैं ऑर्गन, अंग बन जाता है। और जब काफी सारे अंग मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो वो हमारा, जब अंग तंत्र बहुत सारे मिल गए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा जीव बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। ये देखा था ना हमने, ये है सेल। सेल जब काफी सारी सेल मिली तो ये बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक बन जाता है ऑर्गेनिज्म, अंग तंत्र। अब कोशिका विभाजन, जो जो चीजें ये सब हैं होती तो पहले ही हैं, पर इनके बारे में कोई अध्ययन करता है या जिसकी पकड़ में सबसे पहले आती है उसका नाम जुड़ जाता है। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को सर्वप्रथम देखो, अगर देखा तो वो बिरचाउ ने देखा था। ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम बिरचाउ था, और 1855 ईस्वी में इन्होंने ये देखा था। और इन्होंने जो सेल है इसे क्या नाम दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका नाम, जो सेल का नाम दिया इन्होंने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला दिया। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। हमने अभी देखा था कि कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से एक या एक से ज्यादा कोशिकाएं बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोशिकाएं बनी वो किससे बनी, नई कोशिकाएं जो बनी ये बनती है हमारी जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं उसी से बनती हैं। और इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं। अब देखो, जो कोशिका मौजूद है, मतलब जिससे बनी है दूसरी कोशिका, तो जिससे बनती है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, या मात्र कोशिका कहेंगे, मात्र माता वाला। और जो ये कोशिका बनेंगी, ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहते हैं इन्हें, या संतति कोशिकाएं। जो बनती है वो डॉटर सेल्स है, और जिसके द्वारा बनती है वो पेरेंट सेल है। अब कोशिका विभाजन ये अलग अलग प्रकार से होता है। इनमें एक तो है हमारा असूत्री विभाजन, एमिटोसिस डिवीजन। दूसरा है समसूत्री विभाजन, मीटोसिस डिवीजन। और थर्ड है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। ये तीन प्रकार के कोशिका डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अब असूत्री विभाजन, इसका महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये देखिए, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं हमारे, असूत्री विभाजन उनमें होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। सूत्री विभाजन,
अगर ये आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन एक ही मतलब है, या तो सूत्री या समसूत्री। और ये किन में होता है? ये होता है हमारा कायिक कोशिकाओं में। और थर्ड और लास्ट है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हमारा जनन कोशिकाओं में होता है, जो रिप्रोडक्शन में हमारी कोशिकाएं भागीदार होती है, वो हमारी अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू निर्माण होता है। आइए पहले पढ़ते हैं असूत्री विभाजन को। एमोटिसिस डिवीजन कहते हैं इसे। असूत्री, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में, ये जो असूत्री वाला विभाजन है ये अविकसित जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है। अविकसित कोशिकाएं कौन सी थी? हमने पिछली क्लास में देखा था। और किन किन में होती हैं? जीवाणु हुए, नील हरित शैवाल हुए, अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ, यही हमारी अविकसित कोशिकाएं थी। तो असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। और जो ये अविकसित कोशिकाएं हैं ये इन सब में होती है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा और प्रोटोजोआ। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। जब असूत्री विभाजन होगा तो क्या होता है उसमें? पहले जो है केंद्रक हमारा, केंद्रक लंबा हो जाता है, उसकी आकार बढ़ जाएगा लंबाई में, फिर सीधा दो भागों में विभाजित हो जाता है और होकर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। पहले लंबा होगा, स्ट्रेच होगा, उसके बाद अलग अलग दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। देखो ये एक सेल है, सेल थोड़ा ये स्ट्रेच हुआ और लंबाई इसकी बढ़ गई और फिर और बढ़ जाती है। हमने क्या देखा था? केंद्रक पहले लंबा होता है, ये सेल जैसे लंबी हो रही है, केंद्रक भी इस पहले सर्कुलर था कुछ, फिर इसका क्या हुआ? ये भी स्ट्रेच हो गया केंद्रक, फिर स्ट्रेच हो गया और ज्यादा, फिर स्ट्रेच होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, दो केंद्रक बन गए। अब ये दो केंद्रक बन गए, ये पूरी सेल भी स्ट्रेच हो गई, ये दोनों अलग अलग हो गई और दो सेल का निर्माण हो गया। पहले ये एक सेल थी ऐसी, अब ये ऐसी ऐसी दो सेल बन गई और प्रत्येक भाग में क्या है? एक संतति केंद्रक भी हमारा इसमें आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है, देखो जंतु कोशिका में सबसे पहले जो देखा था ये सब समसूत्री विभाजन, मिटोसिस डिवीजन जो देखा गया, पाया गया, वो जंतु कोशिका में देखा। और किसके द्वारा देखा गया था? ये जीव वैज्ञानिक थे हमारे, वाल्थेर फ्लेमिंग, और 1879 में इन्होंने देखा। और इन्होंने ही, जो ये हमारे वाल्थेर फ्लेमिंग हैं, इन्होंने ही 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक विभाजन या फिर सेमोटिक सेल में होता है। जो समसूत्री विभाजन है सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा गया वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा। ये वाल्थेर फ्लेमिंग है, 1889 में देखा गया था और 1882 में इसका नामकरण किया गया, माइटोसिस है। और ये कौन सी कोशिका में हो जाता है? ये कायिक कोशिका में होता है, सेमोटिक सेल में। अब ये जो प्रमुख कार्य है इसका, समसूत्री विभाजन, देखो जंतु कोशिका में पाया गया था, ये घाव भरने के काम आता है। जो हमारे चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, तो फिर वो घाव भरता है। तो वो जो है ये इसी सेल डिवीजन, जो हमारी कोशिका विभाजन है, कौन सा? समसूत्री विभाजन, इसी के थ्रू ही ये घाव भरता है। या फिर जो हमारे कटा फिटा अंग होता है, जो हमारी चोट लग जाती है, उसकी मरम्मत जो करता है, समसूत्री विभाजन के थ्रू ही होता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, एक तो जिसका विभाजन होगा वो मातृ सेल होगी, मतलब मदर सेल होगी। समसूत्री विभाजन, जैसा इसके नाम से ही पता है, सम समान सूत्र है ना, तो दो पुत्री कोशिकाएं, मतलब जो डॉटर सेल्स होंगी वो दो होंगी, दो का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सेल है, अब इस सेल से दो सेल बन गई और ये समान समसूत्री, मतलब सेम ही फॉर्मूले की होंगी, है ना, इनका जो फॉर्मेशन होगा सेम सेम होगा। और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है, मात्र कोशिका में जो हमारी, जिससे ये डॉटर सेल्स बनी है, ये मदर सेल से जितनी इसमें गुणसूत्र थे, ये 46 गुणसूत्र थे अगर इसमें, तो जो हमारी डॉटर सेल्स होगी इनमें भी 46 और 46 ही गुणसूत्र उपस्थित होंगे।
मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स की संख्या जो होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी, तभी इसका नाम समसूत्री विभाजन पड़ा है। अब समसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में होता है। इसके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया होती है, एक तो इंटरफेस है और एक माइटोसिस फेस है, मतलब अंतरावस्था और एक सूत्री विभाजन। अंतरावस्था में क्या होता है? देखिए, अंतरावस्था में कोशिका जो विभाजित होगी उसकी तैयारी होती है, मतलब कोशिका विभाजित होने के लिए रेडी होती है। ये हमारी अंतरावस्था कहलाती है, इंटरफेस कहलाती है। और इसी में 95% समय जो लगता है वो इसी फेज में लगता है जो इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब रेडी, कोशिका विभाजित होने के लिए जितने टाइम में रेडी होगी और जो टोटल प्रक्रिया विभाजित होने की घटित होगी, मतलब टोटल जितना टाइम लगेगा रेडी होने में, उसका 95% समय लगता है। और ये देखिए, 5% समय जो लगता है वो सूत्री विभाजन में लगता है, बाकी 95% सिर्फ रेडी होने में लगता है। अब जो ये सूत्री विभाजन होगा, इसमें क्या क्या होता है? पहले तो केंद्रक विभाजन होता है और बाद में कोशिका विभाजन। जैसा हमने पहले डायग्राम में देखा था कि क्या पहले केंद्रक स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है और केंद्रक के साथ साथ फिर कोशिका भी स्ट्रेच हो जाती है। केंद्रक फिर अलग अलग हो जाते हैं तो कोशिका भी अलग अलग हो जाती है। तो केंद्रक विभाजन, पहले केंद्रक विभाजन, पहले तो देखो रेडी हुआ कोई भी सेल विभाजन होने के लिए, उसका केंद्रक विभाजित हुआ और फिर वो पूरी की पूरी कोशिका विभाजित होगी। केंद्रक विभाजन के ये चार फेस हैं। हम समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। कौन कौन से फेस हैं? चार। एक तो है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर है टेलोफेज। ये चार फेज हैं केंद्रक विभाजन के। केंद्रक जो विभाजित होगा और जो कोशिका विभाजित होगी बाद में हो जाएगी, ये हमने अभी देखा भी है। अब एक एक करके इन फेज को देख लेते हैं। देखो, पहले केंद्रक फेज होगा। केंद्रक फेज के जो केंद्रक का विभाजन होगा वो चार चरण है और बाद में कोशिका विभाजित होगी। कौन कैसे होगी? वो समसूत्री है, तो पहले एक सेल होगी और वो दो सेम सेम दो सेल में विभाजित हो जाएगी। पहला जो इसका फेस है वो प्रोफेस है। देखो, ये फेस तो पूछना मुश्किल है, पर एक बार देख लेते हैं अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। जो देखो, पहले 95% जो टाइम है उसमें तो रेडी ही हुआ है, तो वास्तविक विभाजन हम कहें तो प्रोफेस को कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम है वो एक साथ मिल जाते हैं, गुणसूत्र काफी सारे एक साथ हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि क्रोमोसोम एक जगह हो गए हैं तो उन्हें गिनना मुश्किल है। और इसके बाद क्या होता है? तारक काय, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। देखो, ये जो प्रोफेस स्टार्ट हुआ, इसमें क्रोमोसोम, ये अलग अलग क्रोमोसोम थे, हमने यहाँ जो देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? ये क्रोमोसोम आपस में मिलने लगे, तो यहाँ पे मिल गए। अभी तो ये हम प्रोफेस ही देख रहे हैं ना, ये प्रोफेस है, ये मेटाफेस है, फिर ये एनाफेस है और ये टेलोफेस है। क्या क्या हुआ प्रोफेस में? क्या हुआ? वास्तविक विभाजन कह सकते हैं इसे। क्रोमोसोम एक साथ हो जाते हैं, गिना नहीं जा सकता क्योंकि एक साथ हो गए। और तो तारकाएं जो है हमारे सेंट्रोसोम, वे दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, पोल्स की ओर जाने लगते हैं। फिर है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो, पहले तो ये पोल की ओर जा रहे थे, अब ये एक लाइन में सेंटर में आ जाएंगे। ये हमारी मेटाफेस है, मध्यावस्था। और तारकाएं दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहले मध्य में आए और ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे, पोल्स की ओर जाने लगेंगे। तथा तारकाएं से कर्कु तंतु मतलब स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इनसे तारकाएं से निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनाफेस। एनाफेस में जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये क्रोमोसोम की दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये इनकी मदद से, क्योंकि ये तो अलग हो गए स्पिंडल फाइबर, और ये फाइबर्स हम इन जो ये क्रोमोसोम थे इन्हें ध्रुवों की ओर ले जाते हैं। ये एक पोल्स की ओर और ये अलग दूसरे पोल्स की ओर हमारे क्रोमोसोम चले जाते हैं।
और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। मतलब सबसे कम टाइम जो लगता है वो इसी अवस्था में लगता है। कौन सी में? एनाफेज में। नेक्स्ट है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये जिस तरीके से कोशिका विभाजन था उसी तरीके से है। पहले तो एक जगह सारे क्रोमोसोम मिले, फिर एक लाइन में केंद्रक में अलाइनमेंट हो गया इनका, फिर पोल्स की ओर चले गए दोनों, और फिर जब पोल्स की ओर चले गए तो फिर ध्रुवों पर एकत्रित हो गए। ध्रुव पर एकत्रित होने के बाद क्या होता है? गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है, और केंद्रक झिल्ली बन जाएगी तो कोशिका के अंदर अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं, तो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से पूरा जो समसूत्री विभाजन था कोशिका का वो पूरा हो जाता है। कोशिका का विभाजन ये हम देख सकते हैं ना यहाँ पर। पहले ये जो अभी तक हमने समझा, देखो कोशिका का विभाजन अभी हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे देखा था हमने, एक सेकंड, पहले पहली जो स्टेज थी वो तो रेडी होने की थी। उसके बाद केंद्र का विभाजन, ये हमने केंद्र का विभाजन देख लिया। अभी जो हमने देखा किस तरीके से क्रोमोसोम, वो उसमें क्रोमोसोम मेन थे, है ना। और अब आता है कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन को देखते हैं। देखो ये है हमारा कोशिका का विभाजन। यह है समसूत्री वाला, देख रहे हैं? समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। पहले रेडी हुआ था, फिर केंद्र का अलग हुआ, अब कोशिका विभाजन हो रहा है। तो ये सबसे अंतिम अवस्था हो गई। और इस अवस्था में क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में अलग अलग हो जाता है। क्या? कोशिका द्रव्य, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। ये अभी हमने समझ लिया समसूत्री। अब हमारा आता है तीसरा, था हमारा थर्ड, अर्धसूत्री विभाजन। सम अर्धसूत्री में हमारा होता है फार्मर तथा मूरे। ये दो थे, फार्मर और मूरे। इन्होंने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया? मियोसिस नाम दिया। कौन है? फार्मर और मूरे। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले बीजमैन ने की थी। देखो नामकरण तो 1905 में फार्मर और मूरे ने किया, और सर्वप्रथम जो देखा पाया तो वो बीजमैन ने किया था। पर इसका जो अध्ययन सबसे पहले पाया बीजमैन ने, और इसका जो अध्ययन किया, एक विस्तृत अध्ययन, वो स्ट्रसबर्गर ने किया था 1988 में। ये पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। और यह विभाजन केवल जनन कोशिका, जैसे कि हमने पहले भी देखा, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन जनन कोशिकाओं में होता है ना, जो हमारे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इनमें कौन कौन सी होती है जनन कोशिकाएं? एक तो स्पर्म होता है और एक ओवियम होता है। हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवियम होती है। इन्हें याद रखेंगे। और इसमें पुत्री कोशिका, जो डॉटर सेल्स है हमारी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका जो हमारी मदर सेल होगी उसमें जितने उपस्थित गुणसूत्र होंगे उसकी आधी होती है। तो अर्धसूत्री इसका नाम वहीं से पड़ा है कि क्रोमोसोम जितने होंगे गुणसूत्र उनके आधे होंगे किससे? मदर सेल से। और जो समसूत्री था उसमें जितने मदर सेल में हमने गुणसूत्र देखे थे सेम टू सेम उतने ही हमारे डॉटर सेल में थे। तो आसान है याद करना, तो इनके नाम में ही ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें विभाजन की क्रिया जो है वो दो बार होती है, ये भी याद रखेंगे। उसमें सिर्फ एक बार हो रही थी समसूत्री में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? चार पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल जो होती है, चार हो जाती है। कैसे? ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारी मदर सेल है, और मदर सेल के बाद क्या होगा? वो दो सेल में विभाजित होगी। दो सेल में एक ये हुआ और एक ये। क्रोमोसोम कितने होंगे? गुणसूत्र होंगे हमारे आधे, 46 इसमें थे तो 23 और 23 होंगे। अब इनका भी एक बार और विभाजन होगा 23 का, 23 से एक 23 और एक 23। अब सिर्फ मदर सेल जो है किस सेल से बनी है हमारी? ये सारी सेल इस सेल से बनी है, मदर सेल से, तो इसके आधे ही होंगे। तो सेम यहाँ पर भी 23 ही होंगे, मदर सेल के ही आधे। तो इसके इसके हम आधे नहीं करेंगे, ये तो खुद डॉटर सेल है ना। तो इसकी दो सेल इसकी बन गई, और इसकी भी दो सेल बन गई। ये इसका मतलब ये नहीं रहेंगी, फिर इनसे
ये दो बनेंगी और इससे ये दो बनेंगी। तो यहां से चले थे मदर सेल से और कितनी बन गई, 1 2 3 4, पहले दो बनी थी, दो की चार बन गई। तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन, इसके भी अलग अलग फेस हैं। अब ये देखते हैं, देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये इसके 5 फेस हैं। वैसे जो ये है, ये अर्धसूत्री फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री एक तो फर्स्ट टाइप का होता है और एक अर्धसूत्री सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में तो ये इसके 5 फेस हैं। और जो समसूत्री सेकंड टाइप का है, इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका जो होता है वो सेम किसकी तरह होता है, समसूत्री कोशिका सेम किसके जैसा, अर्धसूत्री सेकंड के जैसा। जैसा कि हमने अभी यहां पर भी देखा, पहले मदर सेल थे, मदर सेल से बनेगी कौन, 2 सेल्स बनेगी और ये आधी आधी क्रोमोसोम होंगे, तो ये अर्धसूत्री होगी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, ये दो दो सेल और बनी थी ना अभी, तो ये देखिए ये समसूत्री की तरह बिहेव किया ना इसने, कि 23 क्रोमोसोम थे, 23 23 बन गए, 2 बन गए, तो ये समसूत्री हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये 2 प्रकार, मतलब इसके 2 पार्ट हो गए। एक तो पहला पहला क्या हुआ, जब 2 अर्धसूत्र वाली कोशिका बनी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समसूत्री विभाजन हुआ, है ना, जो सेम अभी हमने पीछे देखा, जिसमें एक जनक कोशिका होती है और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसके एक एक फेस को अगर देखें, देखो ये यहां से अर्धसूत्री से यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, जो जितना अभी तक हमने पढ़ा ये यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसे ही याद कर लेंगे, एनफ होगा। बाकी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ये लेप्टोटीन क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, और इन्हें क्या कह दिया जाता है, क्रोमेनिमेटा, क्रोमेनिमेटा कहा जाता है। किसे, जब ये गुणसूत्र उलझे हुए दिखाई देते हैं, यहां पर देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है जाइगोटिन, इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र युग्म बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, इसे क्या कह देंगे, सिनेप्सिस भी कह देते हैं, जब ये जोड़े एक जगह मिले। नेक्स्ट है पैकेटिन, इसमें होता है गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो उनके जोड़े बने वो प्रक्रिया पूरी हो गई, और समजात गुणसूत्र हैं उनके मध्य जीन का विनिमय होने लगता है, और इसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कह देते हैं, क्योंकि जीन का जो हुआ विनिमय हुआ, तो विनिमय का अर्थ ही क्रॉसिंग है ना, तो क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में क्या होता है, जेनेटिक अनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। ये पैकेटिन जो हमारी स्टेज होती है इसमें होता है। नेक्स्ट है डिप्लोटिन, इसमें समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। और नेक्स्ट है डाइकेनेसिस, इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, इसमें होने लग रहे थे, इसमें अलग हो गए, तथा जो हमारा स्प्लेंडिड फाइबर था उसका निर्माण शुरू हो गया। इस तरीके से अर्धसूत्री का विभाजन हो जाता है। इसकी स्टेज अर्धसूत्री की पूछी नहीं जाती वैसे। इनमें जो अंतर है ये देख लेते हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यहां पर देखेंगे यह विभाजन कायिक कोशिका जो हमारा सोमाटिक होता है, कायिक कोशिका इसमें होता है समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारा जनन कोशिका। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। इस विभाजन में कम समय लगता है, जो समसूत्री विभाजन है इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसमें 2 फेज है ना। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है समसूत्री में, है ना। पर जो हमारा अर्धसूत्री होता है इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कीजिए, संतति कोशिकाओं में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती। हमने देखा था जैसी हमारी मदर सेल थी वैसी ही डॉटर सेल्स बनी। ये तो समसूत्री विभाजन में था, पर जब हमने देखा अर्धसूत्री संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। फिर हमने देखा था कि जो मदर सेल थी उसमें 46 गुणसूत्र थे, तो हमारी जो डॉटर सेल्स बनी उनमें 23 रह गए थे, तो इनमें जो है
आनुवांशिक विविधता आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। जैसा हमने देखा था कि इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वे नहीं जाते हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है किसका, आनुवांशिक पदार्थों का। और जो अर्धसूत्री विभाजन था, इसमें आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान मतलब क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, तो इस स्लाइड को अच्छे से याद करना है। अब जो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन यहां पर बनाए हैं, और ये पिछले एग्जाम में जो पूछे गए हैं ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ये ग्रुप डी में आया था वैसे 2022 के पेपर में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो सिनेप्सिस कब होता है, ये बताना है। अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस कब होता है, ये सीजीएल के 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था। इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भी इस चैप्टर से, यहां से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने बनाए हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और ये जो नोट्स हैं, ये अगर आपको ये पीडीएफ पूरी चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।